Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of March 2025. 29 मार्च 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आई होप आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे एंड प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड, क्योंकि वो चीज़ बहुत मोटिवेट करती है मुझे भी. तो 120-130 लाइक्स आप लोग दे रहे थे, 150 लाइक्स एटलीस्ट करिए, है ना. लेट्स सी कि कितना बढ़ाते हैं आप लोग. तो प्लीज़ डू दैट. स्टार्ट करेंगे न्यूज़ आर्टिकल. पहली न्यूज़ जो है वो हाई कोर्ट ग्रांट्स कामरा लीगल प्रोटेक्शन. अब यहाँ पे बात चल रही है कुणाल कामरा की, जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है शिवसेना द्वारा कि उन्होंने उनके लीडर के बारे में ऐसा वैसा कहा, जो भी चीज़ें हैं, बट नॉट सीइंग फ्रॉम द कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू. उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल एंगल देते हुए उनको उसके ऊपर FIR ये सारी चीज़ें की है. ठीक है. इसके बाद FIR है, बेल है. इससे रिलेटेड में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी चूँकि आजकल पूछ भी रहा है, पैरोल के बारे में पूछ चुका है यूपीएससी, तो इस तरह की चीज़ें पूछता है यूपीएससी. पहली चीज़ तो FIR आपको पता होना चाहिए कि FIR क्या होता है. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है. और अभी जो नया नियम आया है, मतलब क्रिमिनल प्रोटेक्शन लॉ, आपको पता है कि नए आ गए हैं. भारतीय न्याय संहिता आ गया है, भारतीय न्याय संहिता आया है जो IPC को रिप्लेस करेगा. देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जो CRPC को रिप्लेस करेगा. एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा. तो ये 3 नए एक्ट्स आ चुके हैं. और इसमें एक नया कंसेप्ट आया है, वो है जीरो FIR का. जीरो FIR, नाउ रिमेंबर दिस कंसेप्ट एज वेल. जीरो FIR मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो FIR की प्रोसेस है वही होती है, जिस थाने का मामला होता है वही थाना रिपोर्ट दर्ज करता है. आपको पहले पता भी रहा होगा कि मामला देखते हैं कौन से थाने का, फिर बोलते हैं उस थाने चले जाइए, वहाँ का मामला है ना, तो वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे. बट नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ जीरो FIR कि आप जहाँ पे भी आप हैं आप वहीं पे FIR कर सकते हैं, बाद में वो FIR ट्रांसफ़र कर दी जाएगी. बट यू कैन डू दैट फ्रॉम प्रिलिमिनरी, जहाँ पे भी आपके साथ जो भी आपको लग रहा है कि कोई जगह है, बाद में भी आप कहीं और से भी कर सकते हैं. ठीक है ना. तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. जीरो FIR का कंसेप्ट है. ठीक है. आपके लोकल एरिया में फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. इसके अलावा 2-3 कंसेप्ट यहाँ पे और आए थे. बेल से रिलेटेड कंसेप्ट है. पहला एक कंसेप्ट है एंटीसिपेटरी बेल का. तो एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ बेल ग्रांटेड इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट. मतलब जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वो अरेस्ट हो सकता है तो वो कोर्ट से पहले ही बेल ले लेता है, मतलब कि बेल मिल जाती है फिर, है ना. तो अगर इफ़ द पर्सन इज़ फियरिंग दैट कि अरेस्ट हो सकती है फॉर एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो वो अप्लाई कर सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए. फिर एक कोर्ट डिसाइड करता है कि बेल देनी है कि नहीं देनी है. ठीक है ना. तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है. कंडीशन क्या है? द कोर्ट कुछ कंडीशन लगा सकती है, जैसे बोल देगा कि भाई ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करना, कंट्री मत छोड़ना, ये सब कुछ कंडीशंस लगा सकती हैं. एक और बेल होती है जिसको हम डिफ़ॉल्ट बेल बोलते हैं. डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है? जैसे सपोज करो पुलिस के पास कोई मैटर आया, तो उसमें एक IO डिसाइड होता है. IO मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है. फिर उसके पास एक टाइम पीरियड रहता है चार्जशीट फाइल करने के लिए. चार्जशीट क्या होती है? मतलब कि उस पूरे केस पे क्या क्या चार्जेस हैं और उसमें क्या क्या पुलिस ने प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसके बाद वो दायर करती है कोर्ट में ले जाती है चार्जशीट को. अब जो टाइम पीरियड है, सपोज करो 90 दिन का टाइम पीरियड मिलता था जैसे पहले, कि 90 दिन का टाइम पीरियड मिल रहा है फॉर चार्जशीट एंड ऑल. अगर कोई व्यक्ति सपोज करो चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रहा है, कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 90 दिनों तक, ऐसे एक्ट्स के लिए जो 10 साल से ज़्यादा की सज़ा वाले हैं, ठीक है ना, तो फिर वो व्यक्ति क्या कर सकता है? जो एक्यूज्ड है वो फिर डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एलिजिबल हो जाएगा. वो अप्लाई कर सकता है डिफ़ॉल्ट बेल के लिए. क्यों? क्योंकि उसने कहा भाई जो टाइम पीरियड था चार्जशीट का, उतने टाइम पीरियड के दौरान आपने चूंकि अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की और आपने नहीं कोर्ट में चार्जशीट फाइल की, तो मुझे आप बेल दे दीजिए फिर, है ना, क्योंकि फिर वो पुलिस डिले कर रही है ना, तो इस कारण से फिर डिफ़ॉल्ट बेल भी मिल जाती है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. एंटीसिपेटरी बेल एंड डिफ़ॉल्ट बेल दोनों आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है. ये तो फंस गए यार. सेल्फ स्टाइल्ड प्रीचर जो थे, ये मेरा यशु पहले बोलती नहीं थी फिर बोलने लगी वाला, तो ये बंदा रेप केस में फंस गया है. एंड नाउ कन्विक्शन हो गया इसका. कन्विक्शन होने का मतलब क्या है? कि कोर्ट ने इसको दोषी मान लिया है. नाउ ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ दोषी, है ना. बस अब सज़ा क्या होगी वो अगली हियरिंग में बता दिया जाएगा. बट कन्विक्शन का मतलब होता है कि दोषी हो गया है कोई व्यक्ति. ठीक है ना. तो लेट्स सी कि अब क्या सज़ा मिलती है बजिंदर सिंह को. अब पुलिस ही बजाएगी इनको तब जो भी है. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो कि हमको डिस्कस करना है. तो यू कैन मूव अहेड विद मी. बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं. थोड़ा सा हम पहले लास्ट की तरफ बढ़ेंगे, फिर एडिटोरियल पार्ट लास्ट में देखेंगे. ठीक है ना. तो वी विल मूव फ्रॉम बैक ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पे बात चल रही है एजलेस चैंप, कल्चरल आइकॉन, ग्रिल मोगुल बोलते थे इनको. फोरमैन, आप सबको पता होना चाहिए, फोरमैन बॉक्सर मोहम्मद अली के साथ भी उन्होंने बहुत फेमस फाइट लड़ी है, जिसको
आई थिंक क्या रंबल इन द जंगल बोलते थे। तो जॉर्ज फोरमैन याद रखेगा, अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि किस फील्ड से रिलेटेड है, रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्या है, तो इज अ वेरी वर्ल्ड रिनाउंड बॉक्सर रह चुके हैं। ही पास्ड अवे लास्ट वीक। ही वॉज अ चैम्प, ही वॉज एन आइकॉन एंड ही होल्ड्स हिज ओन, मतलब एक अपने आप में द रंबल इन द जंगल, ये जो मोहम्मद अली के साथ इनकी फाइट थी द रंबल इन द जंगल, ये 1974 की फाइट है। ये ज़रूर याद रखना, इसके बारे में पूछा जाता है कि बहुत फेमस फाइट थी ये। किनशासा ज़ायरे में ये फाइट हुई थी, किनशासा ज़ायरे में ये फाइट हुई थी एंड दिस वॉज द बैटल रंबल इन द जंगल, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। And I think he holds the record also for the oldest heavyweight champion also. तो 45 की एज में he became the heavyweight champion. तो Foreman became the oldest heavyweight champion at the age of 45. Please make sure you remember that part as well. George Foreman के बारे में I hope you will remember that. आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। आगे की जो न्यूज़ें हैं हम जो डिस्कस करेंगे वो है NCLAT cuts CCI fine on Google to 217 करोड़। अब देखो CCI क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक एक्ट आया था पहले, कॉम्पिटिशन एक्ट आया था 2002 में, ठीक है ना। उसके अंतर्गत 2003 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया गया, लेकिन इसकी वर्किंग 2009 तक नहीं शुरू हो पाई। तो द वर्किंग ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 2009, बन ये गया था 2003 में अंडर कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब सीसीआई ने एक अभी पनिशमेंट दी थी, किसको दी थी, गूगल को दी थी, 936 करोड़ की इम्पोज की थी 2022 अक्टूबर में, ठीक है ना। कि गूगल जो है अपनी उसका गलत फ़ायदा उठाता है और गूगल जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट अदर यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स एंड ऑल। गूगल पे को ही अपने आप वो प्रमोट करता है। तो अभी इसके ऊपर देखो क्या हुआ कि ट्रिब्यूनल जो NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है NCLAT अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये अपीलेट बॉडी है। तो देखो इसमें कौन कौन से केसेस जाते हैं पहले याद रखना। एक तो NCLT के केसेस जाते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो केसेस डालती है। तो पहले तो याद रखना है NCLT, और ये सब बना कहाँ से था, तो ये आपको याद होगा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया था 2016 में। 2016 में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया था। ये उन कंपनीज के लिए आया था जो इंसॉल्वेंट या बैंक्रप्ट की कगार पे रहती हैं, तो उनमें किस तरीके से उसका फाइनल होगा, पैसा किसको कितना जाएगा, तो ये सारे डिसीजन NCLT और NCLAT करती है, ठीक है ना। तो इसको बनाया गया था। तो NCLT के जो डिसीजन होते हैं या फिर CCI यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डिसीजन होते हैं, उनकी अपील जो होती है वो NCLAT में जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। NCLAT ये कंपनीज के लिए है। अगर मान लो कोई इंडिविजुअल फॉल्ट करता तो ये मामला जाता है DRT और DRAT में, याद रखिएगा। DRT और DRAT करके भी एक मैकेनिज्म है हमारे पास, इसको बोलते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। तो ये मैकेनिज्म जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए है और ये NCLT वाला जो मैकेनिज्म है ये कंपनीज के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो CCI की जो अपील्स हैं वो कहाँ जाती हैं, NCLAT में जाती हैं। NCLT की जो अपील है कहाँ जाती हैं, वो भी NCLAT में जाती हैं। DRT की जो अपील्स हैं वो DRAT में जाती हैं, ठीक है ना। अब मान लो NCLAT की अपील से भी कोई खुश नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, फिर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट नहीं जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो जो NCLAT की अपील है फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी, ठीक है ना। अब यहाँ याद रखेगा कि जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किसके अंदर बना था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत बना था। तो NCLAT जो है रिव्यू कर सकती है डिसीजंस ऑफ CCI, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चलती है। आगे मूव करते हैं। कॉफी आउटपुट लाइकली टू बी हायर इन 2026 अंटिल देन द लास्ट 2 years। तो यहाँ बात चल रही कॉफ़ी के आउटपुट की, जो कि बढ़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे इंडिया में 2 कॉफ़ी की वेराइटीज़ हैं जो उगाई जाती हैं। एक है अरेबिका कॉफ़ी विच इज़ ग्रोन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 600 to 2000 मीटर, और ये याद रखिएगा। दूसरा जो हमारे यहाँ वेराइटी है वो है रोबस्टा कॉफ़ी की, है ना, याद रखिएगा। एक है अरेबिका, दूसरी है रोबस्टा। अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि अरेबिका और रोबस्टा किसकी वेराइटीज़ हैं, तो यार कॉफ़ी वेराइटीज़। एंड ये इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है कर्नाटका। 70% ऑफ इंडियाज़ कॉफ़ी प्रोडक्शन इज़ इन कर्नाटका, और केरला में फिर 20% होता है, फिर तमिलनाडु में होता है। तो कर्नाटका इज़ द हाईएस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया।
अगला है कोर सेक्टर्स ग्रोथ स्लोज टू 2.9% इन फरवरी। तो अभी आपको पता होगा कि ये हर महीने ही आउटपुट निकाला जाता है आईआईपी के रूप में। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो हर महीने निकाला जाता है। उसमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसमें 40% जो है वो कोर सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। याद रखिएगा, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हर महीने निकाला जाता है कंपनी, मतलब ये देखने के लिए कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स है ना। लिखा है ना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, स्पेशली कोर सेक्टर्स में भी और नॉन कोर सेक्टर्स में भी। तो कोर सेक्टर्स 8 होते हैं और वो आईआईपी का 40.27% कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो अब बात चल रही है कौन कौन से कोर सेक्टर्स हैं। तो कोर सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। कोर सेक्टर्स हमारे 8 हैं, देखो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला देखो लिखा है कोल, एक तो कोल हो गया, ठीक है, वन इज कोल। सेकंड इज रिफाइनरी, सेकंड इज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, सेकंड कोर सेक्टर इज रिफाइनरी प्रोडक्ट। थर्ड इज स्टील, ठीक है ना, स्टील हो गया। देन इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इसके अलावा फर्टिलाइजर हो गया, इसके अलावा सीमेंट हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, दीज आर द कोर सेक्टर्स, ठीक है। और एक और होता है नेचुरल गैस भी होता है, एक हो गया नेचुरल गैस और एक हो गया क्रूड ऑयल। तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो 1 हो गया क्रूड ऑयल, सेकंड हो गया नेचुरल गैस, थर्ड हो गया कोल, फोर्थ हो गया रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिफ्थ हो गया स्टील, सिक्स्थ हो गया इलेक्ट्रिसिटी, सेवन्थ हो गया फर्टिलाइजर एंड एट्थ हो गया सीमेंट। तो ये आप याद रख सकते हैं, दीज आर द 8 कोर सेक्टर्स एंड दे आर ऑल्सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के 40.27% यही कंट्रीब्यूट करते हैं। कैबिनेट ओकेज 22,919 करोड़ स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैबिनेट ने 22,919 करोड़ रुपए अलग कर लिए हैं। अब बात चल रही है जब इसकी, तो हम थोड़ा और आपको बताना चाहते हैं। इसमें देखो मेनली जो ये पैसे अलग किए गए हैं ये है पैसिव कंपोनेंट्स के लिए। तो यहाँ देखो लिखा है पैसिव कंपोनेंट्स। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आपको यूपीएससी पूछे भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन तो आपसे बन जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं विच डू नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सोर्स टू फंक्शन। ऐसे कंपोनेंट जिनमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो कहलाते हैं आपके पैसिव कंपोनेंट्स, है ना। एंड दे डू नॉट एम्पलीफाई और जनरेट एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल बट इंस्टेड दे इन्फ्लुएंस देम इन वेरियस वेज, है ना। तो याद रखिएगा, जैसे रेजिस्टर हो गया जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, कैपेसिटर हो गया जो कि स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इंडक्टर्स हो गए मैग्नेटिक फील्ड में काम करते हैं, ट्रांसफार्मर्स आपको पता ही है स्टेप अप स्टेप डाउन करने का काम करते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन मूव हेड विद मी। यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट है, इंडियाज जियोपॉलिटिकल विजन शुड बी लार्जर। अब ये आर्टिकल लिखा है टी.एस. तिरुमूर्ति ने। अगर आपने पढ़े हो पहले के न्यूज़पेपर्स तो आपको पता होगा कि ही वॉज एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं फॉर अगस्त 2000। तो बहुत ज़्यादा बड़े रोल में रह चुके हैं। अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने। ये आर्टिकल लिखा है इन्होंने बेसिकली अभी जैसे व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया के रोल को एक्नॉलेज किया, तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा व्लादिमीर पुतिन ने थैंक किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को फॉर एफर्ट्स इन एंडिंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑथर ने यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले बताया कि वाई डज इंडिया अवॉइड टेकिंग अ मोर एक्टिव रोल इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम क्यों ज़्यादा एक्टिव रोल नहीं लेते हैं, जब हमारी ऑब्वियस सी बात है इससे हमारी सॉफ्ट पावर और पॉलिटिकल पावर का क्लैमर बढ़ता है, तो वाई डोंट वी टेक एक्टिवली पार्ट इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इंडिया ने हिस्टोरिकली इंटरवीन किया रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे बांग्लादेश में हमने 1971 में इंटरवीन किया, मालदीव्स 1988 में किया, श्रीलंका 2009 में हमने वो किया। एंड वी हैव एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वेलफेयर। हमने बहुत सारे ग्लोबल वेलफेयर के काम भी किए, जैसे कोविड के दौरान वैक्सीन मैत्री, क्लाइमेट एक्शन में हमने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, डिजास्टर रिस्पांस में भी हमने हमेशा हेल्प किया है, चाहे मालदीव्स हो चाहे माले हो। पानी खत्म हो गया था जब, मुझे याद है मलय में, तो हमने पानी भेजा था ड्रमों में। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है रिसेंटली हमारी प्रायोरिटी रही है, इस कारण से कई बार दूसरी कंट्रीज़ का वेलफेयर और जो नेबरहुड अप्रोच है वो हमारी कहीं पीछे रह जाती है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा वो रहा है, मेन रहा है। प्लस कई बार हम हेजिटेट भी कर जाते हैं टू इंटरवीन द कॉन्फ्लिक्ट, जैसे गाजा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि उसके रीजनल कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है, सो वी हेजिटेट इन इंटरवीनिंग देयर, ठीक है। लेकिन ऑथर ने कहा है कि चूंकि इंडिया जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, यूएनएससी में मेंबरशिप चाहती है, एंड तो इस कारण से दूसरी कंट्रीज़ की जो एक्सपेक्टेशन इंडिया से वो बढ़ने लगती है, और इंडिया अगर बैलेंस स्टैंड रखेगा तो ये इन्फ्लुएंस करता है दूसरे नेशंस को भी, है ना। अब
ऑब्वियस सी बात है, अभी जो व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट है उसको अगर हम देखें तो वी कैन से दैट कि ही इज ट्राइंग टू इनकरेज इंडिया टू टेक अ बिगर रोल, है ना। एक तरीके से इंडिया को और इनकरेज किया जा रहा है कि भैया आप और बड़ा रोल प्ले करो। एंड अगर हम बड़ा रोल नहीं प्ले करेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज जैसे तुर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, वहां पर हमारा स्ट्रेटेजिक स्पेस कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि चाइना हर जगह इन्वॉल्व है। हम वहाँ इन्वॉल्व होना नहीं चाहते मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, हम वेस्ट एशिया में इन्वॉल्वमेंट हमारा बहुत कम रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हमारा क्लैमर घट जाएगा। इसके अलावा जैसे यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें, तो बहुत सारी कंट्रीज मेडिएट कर रही हैं। यूरोप देखिए आप, चाइना देखिए, बट इंडिया थोड़ा हेजिटेट करता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा यूएस पोटेंशियली रिड्यूस कर रहा है अपने ग्लोबल रोल को, तो इंडिया को अपना अलायंस सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं रखना चाहिए, दूसरी कंट्रीज से भी हमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि इंडिया शुड डू, एंड इंडिया शुड इंगेज मोर इन द रीजनल ग्रुपिंग, जैसे कि शंघाई कॉर्पोरेशन हो गया, या क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको मिलती हैं, तो शंघाई कॉर्पोरेशन हो गया, इन सब में आप अपने रोल को और इम्प्रूव करो, और बढ़ाने की आवश्यकता है। एंड प्रोएक्टिवली मीडिएट करने की कोशिश करो, और एक न्यूट्रल स्टैंड से हटकर, वाला हर बार आप हर चीज़ में न्यूट्रलिटी या नो एक्शन नहीं ले सकते, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो दिस वॉज द एडिटोरियल, वेरी गुड एडिटोरियल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया। इतनी ही न्यूज़ आर्टिकल्स अगर आप जानते रहते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।